नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की 15वीं विधानसभा से पहले सत्र के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने बतौर प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित 90 विधायकों को विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई। सबसे पहले सदन के नेता सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इसी तरह सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी विधायक के तौर पर पद की शपथ ली। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विधायक हरविंदर कल्याण के नाम का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मति से विधायक हरविंदर कल्याण विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कैबिनेट ने मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिंडा के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक घनश्याम दास ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मति से कृष्ण मिड्डा विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के सदस्य श्री हरविंदर कल्याण जो सदन में उपस्थित हैं, सभा के अध्यक्ष के रूप में पीठासीन हों। माननीय सदस्यगण, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए मैं श्री हरविंदर कल्याण विधायक को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित करता हूं और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे अपना आसन ग्रहण करें। उधर 15वीं हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में सर्वसम्मति से विधायक हरविंदर कल्याण को हरियाणा विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना है। मुख्यमंत्री ने हरविंदर कल्याण को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली, विनम्रता और विवेक जैसे अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से हरविंदर कल्याण अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरविंदर कल्याण इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं और उनके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। हर्ष और गर्व का विषय है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सब ने हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सिद्धौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के रूप में हम सभी सामूहिक रूप से मनसा वाचा कर्मणा जनहित व प्रदेश हित को सर्वोपरि रखें। मेरा सभी पूरा विश्वास रहेगा कि सरकार की नीतियों ने निर्धारण में इस सदन के सभी सदस्यों के सुझावों का योगदान रहे। पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17वीं लोकसभा के आरंभिक सत्र में कहा था कि हम संख्या के बल के आधार पर नहीं, हम सबको विश्वास में लेकर चलना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वाक्य हमारे लिए आदर्श रहेगा। इस सदन की हर बैठक में यह हमारा भी मूल मंत्र रहेगा। यह तथ्य है कि हमने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त कर जन सेवा का दायित्व संभाला है, लेकिन यह भी सत्य है कि सदन का प्रत्येक सदस्य जन सेवा के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समुचे सदन की तरफ से व मंत्रिमंडल की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन में
हम लोकतांत्रिक मूल्यों की पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हों, सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हर दिन हर पल सदन की गरिमा बनाए रखने में हम सबका योगदान बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपके चेहरे की सतत मीठी मुस्कान और आपके व्यवहार की सतत शालीनता से पूरा प्रदेश वाकिफ है, परंतु इस उद्देश्य के लिए यदि किसी सदस्य को आप कभी रोकेंगे, टोकेंगे या दृढ़ता से कहेंगे तो हम सभी उसका भी स्वागत करेंगे। यदि आप किसी भी सदस्य द्वारा नियमों का उल्लंघन होते हुए देखते हैं या व्यवस्था में कोई बाधा आती देखते हैं तो आपको पूरा हक है कि उसे टोकें और जरूरी हो तो कोई सख्त निर्णय भी लें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों की गरिमा और महत्व समान है। दोनों को ही सदन को चलाने में अपनी प्रतिभा, क्षमता, लोकतांत्रिक परंपराओं के ज्ञान का उपयोग करना होता है। इसलिए दोनों ही पदों को जनमानस में परम आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यकाल में यह सदन प्रजातंत्र की उच्च परंपराओं को कायम रखेगा। उधर बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण को शुक्रवार को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कल्याण के नाम का एक प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मति से पास हो गया, जिसके बाद हरविंदर कल्याण ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया। के अनुसार, कानून के अनुसार और जो भी परंपराएं स्थापित अभी तक हुई हैं उन सभी के अनुरूप हमने हाउस को आगे चलाना है और उसके नाते से कोई भी सदस्य, सभी को पूरा मौका भी मिलेगा, परंतु ये भी सही है कि हाउस सुचारू रूप से चले, नियमों के मुताबिक चले, वो सबसे पहली हमारी जिम्मेवारी। हम देखिए, जहां तक सदन की बात है, विधानसभा की बात है, विधायिका की बात है, ये ऐसे विषय हैं जिसमें निरंतर सुधार भी होता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। पिछले 10 वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे सुधार के काम इसके अंदर हुए हैं और आने वाले समय में और भी जो सुधार के कार्य हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किस प्रकार से सदन का समय और अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके, उसकी चिंता सभी को मिलकर करनी होती है और हमारा भी ये ध्यान रहेगा कि हाउस सुचारू रूप से चले। उधर हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन विधानसभा में बैठकर अच्छा लगा, जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, उनकी आवाज सदन में उठाऊंगी। विनेश ने कहा कि पहले सिर्फ सुनते ही थे कि देश और प्रदेश के फैसले कहां होते हैं, लेकिन अब महसूस किया कि वे फैसले कैसे होते हैं। विनेश ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अच्छा लगा है, लोगों ने जो उम्मीद और आस के साथ में आज विधानसभा में भेजने का काम किया है, उनकी आवाज को विधानसभा से लेकर सड़क से हम उठाने की कोशिश करेंगे, लड़ने की कोशिश करेंगे। और आज देख के काफी अच्छा लगा, बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यहाँ पे थे, पहला अनुभव है मेरा। और पता लगा कि देश के जो सुनते थे, जो भी फैसले होते थे, आज पता भी लगा कि कहाँ से हमारे हरियाणा का जो फैसला है इस विधानसभा से हुआ है, तो लोगों ने चुन के भेजा है, उनका प्रतिनिधि बन के मैं आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं जुलाना विधानसभा के साथ साथ पूरे हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी, महिलाएं, किसान, मजदूर की जो आवाज है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। उधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में संयुक्त रूप से हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। राज्यपाल ने पुस्तक के महत्व पर
प्रकाश डालते हुए कहा कि ये प्रकाशन हरियाणा के मूल्यों, विरासत और परंपराओं का एक स्थायी प्रमाण है, जो हमारे नागरिकों को राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हरियाणा की समृद्धि, सांस्कृतिक, लोकाचार और शासन में राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। ये स्मारक पुस्तक हरियाणा राजभवन की स्थापत्य कला की भव्यता, राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्यपाल की तरफ से भाग लिए गए और संबोधित किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा का लाभ आमजन को मिल रहा है। हिसार के नागरिक अस्पताल में भी इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। बता दें कि डायलिसिस यूनिट इंचार्ज डॉक्टर अनामिका बिश्नोई ने बताया कि इस निःशुल्क सुविधा की जानकारी आम लोगों को तक विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। पहले यह सुविधा बीपीएल परिवार, सरकारी कर्मचारियों और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए थी, लेकिन अब इसे प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। डॉक्टर अनामिका बिश्नोई ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर मरीजों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी और इन दिनों सुबह से लेकर रात 9 बजे तक निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाकर 24 घंटे करने का प्रयास रहेगा। और साथ ही इसी के साथ उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शुरू की गई निःशुल्क डायलिसिस सुविधा के बारे में जरूरतमंद लोगों को आवश्यक बताएं और ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। सिविल हॉस्पिटल हिसार में भी हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार फ्री डायलिसिस सर्विस शुरू कर दी गई है और इसके लिए हमने वाइड पब्लिसिटी भी की है, न्यूज़पेपर में भी हमने छपवाया है और डिफरेंट मास मीडिया के थ्रू हम लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। और पहले ये सुविधा बीपीएल के मरीजों के लिए थी तथा आयुष्मान के अंडर जो पेशेंट्स रजिस्टर होते थे उनके लिए थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, लेकिन अब सभी प्रकार के हरियाणा के निवासियों के लिए ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और इसके लिए अब क्योंकि काफी बड़ी पॉपुलेशन को फ्री डायलिसिस सर्विसेज मिलेंगी तो सुधार और सेवाओं में विस्तार भी करना पड़ेगा, नई मशीनों की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए भी हमने जगह चिन्हित कर ली है सिविल अस्पताल में। और पहले हम जिंदल में करवाते थे, वहाँ पर पैसे लगते थे, अब यहाँ पे हमें बहुत सुविधा मिल रही है जी। अब हमारी फ्री में इलाज हो रहा है जी। यहाँ पर तब आई हैंड रहा जी, वो 4-5 हॉस्पिटल में गया जी, उन्होंने पता कराया, नहीं बोले भाई और तो बोले पैसे लगते हैं, वही सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, ये भी हमारा कोई भी नहीं रहा जी। फिर वो बोले यहाँ पर आए जी, इन्होंने बताया अभी यहाँ पर फ्री में डायलिसिस होती है। हाँ, सरकार की सुविधा है, ये और भी बढ़िया होगा जी। पहले ये कहते आयुष्मान पे हो जाती है जी, MBPL कार्ड पे होती है, अब सरकार ने फ्री कर दिया, हम इसे बहुत खुश हैं जी। पहले तो ये आयुष्मान कार्ड में हो रहा था, अब तो ये फ्री इन्होंने कर दिया है गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो फ्री हो रहा है। गरीब परिवारों में तो बहुत ही फायदा हो रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा, बहुत बचत वाली बात हो रही है। इनके करने के लिए सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खबर बाडडा बिजली विभाग के अटेला बिजली घर के एसडीओ के पद रिक्त होने पर गुस्साए उपभोक्ताओं ने भाकियों की अगुवाई में बिजली कार्यालय पर ताला जड़कर धरना देकर रोष प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विभाग के एमडी के आदेश पर हिसार अधीक्षक अभियंता प्रशासन ने आनन फानन में कनिष्ठ अभियंता राम सिंह को बाडडा का एसडीओ तैनात कर दिया है।
खबर करनाल से है, जहां पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को शेखपुरा में गन्ने के खेतों में एक अज्ञात शव मिला था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में किया और वहीं पुलिस के अनुसार शव का पहचान नहीं हो सका और उप पुलिस अधीक्षक नायब सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। शेखपुरा गांव में खेतों में ईख के खेतों में एक अननोन डेड बॉडी मिली थी जो महिला की थी। तो उसके ऊपर नियमानुसार शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक मोहिता हांडा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया था CA2 इंचार्ज के अध्यक्षता में, जो टीम ने अच्छी तरह अनुसंधान करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए महिला की पहचान कर ली। महिला की पहचान पूजा कुमारी के नाम से हुई। पूजा कुमारी जो कि बेगूसराय बिहार की रहने वाली थी और पिछले 3 साल से करनाल में रह रही थी। संजीत कुमार के साथ रिलेशन में रह रही थी। अनुसंधान के दौरान पाया गया कि 17 तारीख को संजीत कुमार और ये मृतका महिला पूजा के बीच में झगड़ा हो गया था। उस झगड़ा को लेकर इन दोनों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसने इसकी गला घोटकर हत्या कर दी। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन बैंक का कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। जन्मदिन के मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि उन्हें जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद मिल रहा है। तो वहीं कुमारी शैलजा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। दरअसल कुमारी शैलजा ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में महिलाओं को जो 2100 रुपए देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, वो बीजेपी सरकार कब देगी। इस पर असीम गोयल ने कहा कि कुमारी शैलजा कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की चिंता करें, जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे जन्मदिन के अवसर के ऊपर इतने हमारे साथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, शुभकामनाएं मिल रही हैं। और आज साथियों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था और सुबह से ही हमारे युवा साथी, हमारे अन्य साथी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और समाज का एक जो रक्तदान कैंप के नाते एक समाज की सेवा का काम है उसको करने के लिए बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। बहुत अच्छी चहल पहल है। और एक दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप अभी ITI के अंदर भी, जो बॉयज़ की ITI है, उसमें भी लगाया जा रहा है और वहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या में ब्लड के यूनिट्स एकत्रित होने का अंदाज़ा है। तो मैं सभी जो समाज सेवक यहाँ पर उपस्थित आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री वो अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के नाते मनाते हैं और उन्हीं की सीख के ऊपर चलते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जन्म दिवस के ऊपर कोई और तरह की सेलिब्रेशन ना करके समाज सेवा से जुड़ा हुआ कुछ काम ही करते हैं। रेवाड़ी में 6 अक्टूबर की रात राजमिस्त्री का काम करने वाले 30 वर्षीय शख्स का ब्लाइंड मर्डर हो गया और जिसका अगली सुबह खून से लथपथ शव गांव की झाड़ियों में पड़ा मिला। लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी स्मार्ट पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष देखा गया है। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले, जिन्होंने उन्हें 1 सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पूरी घटना रेवाड़ी के गांव नांगल तेजू की है। और ये हमारे गांव की घटना है। 6 तारीख रात को संजय
शनोप चंदूराम प्रजापत समाज से संबंधित है। 35 वर्ष की आयु का लड़का सुबह 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे पता चला कि मरा हुआ पड़ा है नांगल तेजू बस स्टैंड पर, जहां ईंट और नुकीले पत्थरों से मार मार के उसके आंख कान तक खराब किए हुए थे। और आज 19-20 दिन होते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। ये 6 तारीख की रात को संजय गया था और सुबह 7 तारीख की रात को मृत्यु अवस्था मिला है। क्या किस तरह की हालत में मिला था? हालत कुत्ता से बेहतर कर रखी है, ईंट पत्थरों से मार मार के, और अभी तक पुलिस ने कोई वो सुराग नहीं काटा। क्या कह रही है पुलिस? अभी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी। अभी आप एसपी से मिले, क्या आश्वासन मिला? एसपी ने ये कहा है कि 7 दिन के भीतर हो जाएगा। मेरे आए मुजरिम के लिए आए, मुजरिम अभी नहीं पकड़ा गया है। घर पे जाए से पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। 19 दिन हो गए, अभी कोई वो नहीं है। कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है। मिलकर आए क्या उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया है, कह रहे कि 1 हफ्ता में करवा देंगे। शक है आपको किसी पर? अभी तो किसी पे भी कोई शक नहीं है। किस हालात में मिली थी जगह? पत्थरों से और ईंटों से मार रखा था। शाम को 6 बजे घर से गया था और 5 बजे पता चला, तो सुबह 5 बजे मिली थी डेड बॉडी। उधर डेंगू के केस अभी लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की माने तो ये राहत की बात है कि पिछले साल से इस साल डेंगू के केस कम है। फिलहाल अंबाला में अब स्वास्थ्य विभाग अब सभी सरकारी विभागों को भी नोटिस जारी किए हैं। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चेकिंग कर रहा है और अब पुलिस चौकी, थाने के साथ साथ सभी सरकारी विभागों में चेकिंग की जा रही है। अगर कहीं पर भी लार्वा मिलता है तो पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर चालान किए जाएंगे। विभाग अब तक 8500 के अधिक करीब नोटिस जारी कर चुका है। अभी तक अंबाला जिले में डेंगू के 47 मामले हैं। अंबाला में अब स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन समेत अन्य सरकारी विभागों के चालान काटने की तैयारी में है। अंबाला में अब तक 47 केस आ चुके हैं जो कि डेंगू के हैं, और ये हमारे सिटी, कैंट, नारायणगढ़, शहजादपुर एक्सेट्रा सभी जगह काफ़ी मैं कहूँगा कि डेंगू व्यापक है। और इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछले साल के जो अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है, परंतु इसमें समाज का योगदान की आवश्यकता ज़्यादा है, जो अगर कंट्रोल कर सकते हैं। नोटिस वगैरह भी जारी किया है? हाँ, अब तक लगभग 8,500 से ज़्यादा नोटिस हम लोगों को दे चुके हैं। और नोटिस तब दिया जाता है जब कहीं किसी घर में लार्वा, जो डेंगू का जो मच्छर है उसके लार्वा मिलता है, तो उसको नोटिस जारी करते हैं। क्योंकि इसमें हमारी 60 बीडी चेकर्स की टीमें लगी हुई हैं, इसमें हेल्थ वर्कर भी जाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।